सो हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड आपको ये जो हमारा बहुत प्यारा सा जो कोर्स चल रहा है, बहुत प्यारी सी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है विच इज़ नथिंग DBMS, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही होंगी, कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। बट येस, अगर आपको स्टिल डाउट हो तो आप फील फ्री टू आस्क में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आराम से क्लियर कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमारे यूनिट 1 का पार्ट 11 चल रहा है, हमने टिल अपने पार्ट 10 तक कवर अप कर लिया है सब कुछ। अब जिसको भी डाउट तो आप प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लेना। बट बिफोर मूविंग अहेड, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशिद आ गई। यहाँ पे मैं आपको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपको देख रहा होगा कि आज के जो टॉपिक्स होने वाले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। यस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जो टॉपिक्स होंगे, विच इज़ नथिंग जनरलाइजेशन क्या है, राइट, स्पेशलाइजेशन, एग्रीग्रिएशन और रिडक्शन ऑफ ईयर डायग्राम्स इनटू अ टेबल। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो आज जो आप पढ़ रहे हो ना, वो कुछ नहीं, वो आपके एडवांस्ड ER टॉपिक्स पढ़ रहे हो। यस, एडवांस्ड आप ER कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, प्लेसमेंट्स टाइम पे जाओगे, तो ये वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, डैम श्योर। ठीक है, तो मेक श्योर आज की वीडियो लेंथी होगी बट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल प्लस यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपकी एक वीडियो उसके बाद और होगी जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर उसके बाद आपकी 2 वीडियोस और आएंगी जिसमें मैंने बोला था कि हम भर के क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी नहीं रुकनी चाहिए, राइट। तो अराउंड आपकी यूनिट 1 की टोटल 14 वीडियोस होंगी। काफ़ी लेंदी बना रही हो दीदी आप तो, बट क्या करें यार, सिलेबस ज़्यादा है और हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमें अच्छे से पढ़ाना है, लगना चाहिए यस हम अच्छे से पढ़ा रहे हो, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर टू कट होना चाहिए। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टेड टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, स्टार्ट अवर टुडेज ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच इज नथिंग एल्स जनरलाइजेशन। यस, आज हम बात करेंगे कि यार जनरलाइजेशन क्या होता है हमारे DBMS में। देखो, जनरलाइजेशन अब अगर आपने समझ लिया तो आप बाकी के 2 टॉपिक्स आराम से समझ लोगे। या फिर मैं कहूँ जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन या एग्रीगेशन में अगर आपने कोई एक टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आप बहुत आसानी से कोई भी एक टॉपिक, अब मतलब बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आसानी से समझ सकते हो। तो दीदी फिर देरी किस बात की, स्टार्ट कीजिए, हम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जनरलाइजेशन क्या है। When we start working with the large databases, things get complicated really fast. देखो यार, जब चीज़ें बहुत छोटी होती है तो हमें मज़ा आता है। जैसे आप लोगों ने जब ये कोर्स स्टार्ट किया होगा, बहुत जोश में किया था कि यस अब तो हम DBMS में मास्टरी करके रहेंगे, राइट। बट जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते गए, जैसे जैसे टॉपिक्स बढ़ते गए, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने लग गई, तो थोड़ा सा जो जोश आपको फर्स्ट वीडियो में लग रहा होगा अपने आप को, वो फील कर रहे होगे, थोड़ा सा तो कम हुआ होगा। आई होप थोड़ा सा ही कम हुआ है, पूरा कम ना हुआ हो, ठीक है। तो यही वाली बात है, जब हम बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक वी हैव अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा, जब हमें डी करना होता है, तो चीजें जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। टू मेक अवर डिजाइन सिंपल एंड लेस क्लस्टर्ड, वी यूज सम स्मार्ट टेक्निक्स इन द ER मॉडल, लाइक जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। जब चीजों को हमें सिंपल बनाना होता है, और ये ज्यादा क्लटर्ड नहीं कि मतलब क्या नहीं चल रहा है, मतलब भूसा टाइप भरा हुआ है, ऐसे नहीं करना। हम बहुत स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं अपने ER मॉडल में, जो हमें पढ़ रहे हैं आज, विच वी एज जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। वो क्या करती है कि हमारे पास लार्ज बड़ा डेटा सेट भी है, तो उसको क्या करेगी, किस तरीके से कंफर्ट, मतलब इस तरीके से आपको चेंज करके देगी कि आपको पता नहीं चलेगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होगी। These are basically abstraction techniques, meaning they help us to hide unnecessary details and focus only what is important. मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन बढ़ाया था ना। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, जो सामने यूजर बैठा, मैं सिर्फ उसको उसकी ही अकॉर्डिंग चीजें दिखाऊंगी। मैं उसको ये नहीं दिखाऊंगी कि पीठ पीछे क्या चल रहा है, सिर्फ जितना उसको रिक्वायरमेंट है मैं सिर्फ उतने ही दिखाने वाली हूँ। लाइक जितनी चीजें उसे जरूरत है, अननेसेसरी डिटेल्स को मैं हाइड कर दूंगी, बाकी सारी चीजें शो कर दूंगी। तो ये वही वाला काम होता है। अब जो एक क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहले आता है कि वाई वी आर स्टडिंग दी जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन या एग्रीगेशन। आई होप आपको उसका आंसर मिल गया होगा। क्यों पढ़े, बिकॉज चीज़ें आगे चलते चलते बहुत बड़ा आपके साथ डेटा सेट बन जाते हैं, तो उसमें चीज़ें क्या होती है, कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, राइट। चीज़ों को हमें सिंपल बनाना है, क्लटर्ड फॉर्म में नहीं करना, तो हम उसमें कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं, जो कि हमारी जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन है। तो अब बढ़ते हैं अपनी जनरलाइजेशन क्या होता है। Generalization is when we look at a common properties between multiple entity set and merge them into higher level more general entity. इसमें क्या होती है, आपके पास like multiple entity sets हैं, we have around 3 entity sets. अब इसमें क्या होंगी, जो प्रॉपर्टी इसमें कॉमन होंगी,
इसमें मतलब जो प्रॉपर्टी तीनों में कॉमन होंगी हम उनको मर्ज करेंगे, सिर्फ कॉमन वाली जो चीजें है ना हम उनको मर्ज करेंगे और एक बड़ी जर्नल एंटिटी बनाएंगे। जैसे इट इज लाइक सेइंग वेट दीज टू थिंग्स शेयर अ लॉट इन कॉमन, व्हाई नॉट ग्रुप देम। होता है ना कि जब हम कोई चीज देखते हैं या फिर किसी को देखते हैं यार इन दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, अगर एक काम करते हैं ग्रुप करते हैं फिर हम हैकेथॉन्स वगैरह में जाएंगे, राइट। वही वाली चीज है जब क्या होती है आपके पास मल्टीपल एंटिटी सेट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास 2 स्पार्कल्स पेन है, ठीक है, मेरे पास एक मेरी एंटिटी ये हो जाएगी और एक मेरी एंटिटी है। अब मैं बोलूँ कि यार मैं इसकी कॉमन प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करूँ, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ये दोनों स्पार्कल है, ग्लिटर पेन के लिए यूज होते हैं, ग्लिटर है ये दोनों, राइट। तो मैं इसने इसकी कॉमन प्रॉपर्टी निकाली ग्लिटर, अब मैं उसको इसमें मर्ज कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो ग्लिटर है ये मेरी जर्नल एंटिटी बन गई, ठीक है। तो यही है आपके पास जब मल्टीपल एंटिटी सेट से आप क्या करते हो उनमें से कॉमन चीज एक्सट्रैक्ट करते हो कि जर्नल एंटिटी बना देते हो जिससे हर कोई जान पहचान पाए। ये क्या फॉलो अप करती है, बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। बॉटम अप अप्रोच मतलब क्या होती है कि आप नीचे से जा रहे हो, टॉप अप तो ऊपर से होती है, आप नीचे से जा रहे हो, राइट। वेयर वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक एंटिटी टू जनरल वन, मतलब स्पेसिफिक एंटिटी तो आपकी नीचे है, फिर आपकी जो जनरल वाली वो ऊपर है, यानी कि आप नीचे से ऊपर जा रहे हो। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा आपकी अप्रोच फॉलो करती है, ये फॉलो करती है आपकी बॉटम अप अप्रोच, क्योंकि जनरलाइजेशन और आपकी स्पेशलाइजेशन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को पूछा जाता है डिफरेंस क्या है, ठीक है। तीनों में ही वैसे पूछा जाता है डिफरेंस क्या है, तो एक का ही नहीं तीनों में पूछा जाता है। तो अभी तक हमने इस स्लाइड में क्या देखा कि हम जनरलाइजेशन, एग्रीगेशन एंड हम स्पेशलाइजेशन क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ क्यों रहे। जनरलाइजेशन आखिर होती क्या है कि भैया जब हमारे पास मल्टीपल एंटिटी सेट होते हैं तो हमें उनमें से कॉमन प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको ग्रुप कर देते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलते हैं। मैं कहा बिल्कुल सही। और क्या फॉलो करती है, हमारी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। अब एग्जाम्पल से समझो दीदी, थ्योरी में मजा नहीं आ रहा, एग्जाम्पल पे चलो, एग्जाम्पल पे चलते हैं। लेट्स से वी हैव अ 2 एंटिटीज, हमारे पास क्या 2 एंटिटीज हैं, अभी हम ज्यादा एंटिटी सेट लेके नहीं चल रहे, 2 आपकी क्या है एंटिटीज हैं, ठीक है। यस आपकी एक है स्टूडेंट फैकल्टी, मतलब आपका जो मेन एंटिटी है वो आपकी क्या है, एक तो है आपकी स्टूडेंट फैकल्टी ना, बोथ ऑफ देम हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, मतलब आपकी एक फैकल्टी स्टूडेंट है और एक मतलब फैकल्टी सॉरी एंटिटी आपकी एक फैकल्टी है। मतलब जैसे अगर मैं बताऊं स्टूडेंट ये एक आपकी एंटिटी हो गई और ये फैकल्टी आपकी एक एंटिटी हो गई। आई थिंक अगर आपको जब मैं लिख रही हूँ अगर थोड़ा डिले फील हो तो आई एम जेन्युइनली सो सॉरी, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो यस आपकी हम 2 एंटिटी ली, 2 एंटिटी कौन सी, एक स्टूडेंट हो गई एक फैकल्टी हो गई। अब इसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे, अब देखो एट्रीब्यूट्स कैसे बनते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता चुकी हूँ। तो हमने ये डायग्राम का काफ़ी डिटेलिंग वीडियो कर दी, तो ये हमारे उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये मत बोल देना सूरज जैसे निकाल दिया, नहीं, ये उसके क्या है कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। अब इसमें से कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन का नेम पर्सन का एड्रेस, दोनों के नेम होंगे ना, स्टूडेंट है या कोई टीचर उनके नेम होंगे और कहीं ना कहीं रहते होंगे, तो ये क्या होगी कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। Instead of repeating these attribute in both entity, we create a new more general entity which we call person and shift the common attribute there. अब हम क्या करेंगे, कॉमन एंटिटी बना देंगे जो क्या होगी पर्सन, उस पर्सन में क्या होगी उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे उनके नेम एड्रेस। अब क्या फायदा, हम एक एंटिटी ये है एक एंटिटी ये है, अब मैं इस एंटिटी में जो रिपीट कर रही हूँ वही इस एंटिटी में रिपीट करूँ, क्यों करूँ, मैं उन दोनों को मर्ज करके कॉमन एंटिटी बना दूंगी, जर्नल एंटिटी बना दूंगी जिससे वो दोनों यूज कर लें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देन स्टूडेंट कीप एट्रीब्यूट्स लाइक एस स्टूडेंट स्पेसिफिक टू स्टूडेंट और फैकल्टी या फिर स्पेसिफिक टू फैकल्टी। ये मैं सोचनी ये नाम कैसे लिखती है आपके ऊपर है, आप कैसे भी नाम लिख सकते हो। जो मेन चीज मैं बताना चाह रही हूँ वो क्या है, जर्नलाइजेशन होता क्या है, राइट। जो मैं मेन कॉन्सेप्ट आपको उसको पीछे का बताना चाह रही हूँ वो समझो। जनरलाइजेशन कुछ भी नहीं है, जब आपके पास मल्टीपल एंटिटीज होती है आप क्या करते हो, मल्टीपल एंटिटीज में से कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज को ढूंढते हो और फिर उनको मर्ज करते हो, उन्हीं को हम बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन आपकी एक जनरलाइज एंटिटी हो जाएगी क्योंकि आपने उसको नाम दे दिया पर्सन, स्टूडेंट फैकल्टी आपकी स्पेशलाइज वन हो जाएंगी, इसी प्रोसेस को हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या पिक्टोग्राफिक फॉर्म से समझते दीदी आपने पिक्चर तो ऐसे बनाई है, पता नहीं समझ ही नहीं आएगा, देखते हैं। जैसे हमारे पास 2 एंटिटी थी, मैंने बोला था फैकल्टी और स्टूडेंट, मैं कहा ये आपके एट्रीब्यूट्स बता दिए थे स्टूडेंट फैकल्टी के। मैंने क्या बोला, जनरलाइजेशन पहले क्या अप्रोच है उसकी, कि जनरलाइजेशन की भाई बॉटम अप अप्रोच है, क्या है बॉटम अप, तो मैंने क्या बोला था बॉटम अप नीचे से ऊपर जाती है।
अब फैकल्टी स्टूडेंट का मैंने कॉमन जनरल एंटिटी बना दी पर्सन, बट इसको कनेक्ट किया, ये देख लो, ये ट्राइंगल जो मैंने लिखा है, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसके अंदर लिखा है इज अ, बताने के लिए एग्जैक्टली है क्या, इज अ पर्सन। अब पर्सन क्या कर सकता है, यहाँ पे पर्सन के नेम होंगे और पर्सन के एड्रेस होगा। मैंने उसके अंदर बताया भी है क्या क्या होंगे आपके एट्रीब्यूट्स। मतलब जैसे मेरी यहाँ पे दो एंटिटी थी, एक थी स्टूडेंट और एक थी फैकल्टी, इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स वगैरह थे, वो वाली बात अलग है। मैंने इनमें से कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढी और मैंने उसको नाम दे दिया पर्सन। अब पर्सन के अंदर मैंने कौन सी दो कॉमन जो एंटिटी है, जो एट्रीब्यूट्स है वो डाले। एक तो मैंने बोला मैंने पर्सन का नेम डाला है और मैंने पर्सन का एड्रेस डाला है। तो ये क्या होगा, ये हमारी होगी जनरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि भाई हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। मतलब मैंने बोला स्टूडेंट फैकल्टी क्या, एक पर्सन, उसकी मैंने जनरल एंटिटी बना दी जिसके अंदर उसका पर्सन का एड्रेस है और पर्सन का नेम है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग सेम एट्रीब्यूट्स अगेन एंड अगेन, वो क्या यूज करेगा, सिर्फ पर्सन यूज करेगा। समझ में आ गया? कुछ ज्यादा ऐसा भी नहीं है, नहीं समझ में आया। जनरलाइजेशन बहुत बहुत इजी सा टॉपिक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन फिर करा देती हूँ कि जनरलाइजेशन में हम क्या करें, बहुत ज्यादा हमारे पास मल्टीपल एंटिटीज है, हम क्या कर रहे हैं, उनको ग्रुप कर रहे हैं, कॉमन वैल्यू प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं और उनको ग्रुप कर रहे हैं। और इधर हम बॉटम अप अप्रोच यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बकायदा एक ये फिगर बना के दिखा दी, एक ये फिगर बना के दिखा दी, समझ आ गया होगा। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Right? Now we are moving to the next topic, which is specialization in ER model. जनरलाइजेशन पढ़ लिया, एक एडवांस्ड ER टॉपिक जनरलाइजेशन पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या है। स्पेशलाइजेशन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन। मैंने इसलिए बोला था अगर आप एक सीख गए ना तो आप बाकी के सारे सीख जाओगे, क्योंकि कुछ अपोजिट है, कुछ में कुछ कम हो रहा है या फिर कुछ में मिश्रण हो रहा है दोनों का, वही वाली चीज है। स्पेशलाइजेशन क्या, जस्ट अपोजिट है जनरलाइजेशन का। कैसे? Instead of combining entities, here we break down a more general entity into a specific sub-entity based on the unique characteristics. जनरलाइजेशन में क्या कर रहे थे, हम दो एंटिटीज को पकड़ रहे थे, उसमें से जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उसको ग्रुप करके लिख रहे थे, राइट? स्पेशलाइजेशन अपोजिट है। स्पेशलाइजेशन क्या बोल रही है, यहाँ मैं कंबाइन नहीं करता एंटिटी को, मैं उनको और छोटे छोटे सब पार्ट्स में तोड़ता हूँ, जैसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और निकल पाए। मैं उनको ये पहाड़ नहीं बनाता कंबाइन कर, मैं उनको तोड़ रहा हूँ जिससे यूनिक प्रॉपर्टीज निकले। तो ये क्या होगी, टॉप डाउन अप्रोच है, इसलिए ये क्या है, टॉप डाउन, और वो क्या थी आपकी बॉटम अप अप्रोच। क्लियर हो रहा होगा? इट्स अ टॉप डाउन अप्रोच वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम अ ब्रॉड कैटेगरी एंड गो डीपर इनटू मोर स्पेसिफिक टाइप। मतलब एक तो ब्रॉड टॉप पे था, फिर अंदर गए, तोड़ा उसको, फिर अंदर गए, फिर और तोड़ा, तो आप क्या जा रहे हो, अंदर ही अंदर जाते जा रहे हो, वो है ये चीज। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वी हैव एन एंटिटी कॉल्ड एम्प्लॉय, हमारे पास एक एंटिटी है जिसका नाम है एम्प्लॉय कंपनी के डेटाबेस में। Now not all employees are the same, some are developers, some are testers and some may be managers. अब एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय में सब थोड़ी ना होंगे एक जैसे, कुछ उसमें डेवलपर्स हैं, कुछ टेस्टर्स हैं, कुछ मैनेजर्स होंगे। तो इंस्टीड ऑफ कीपिंग ऑल द डेटा अंडर वन एंटिटी वी स्पेशलाइज इनटू। अगर अब मैं ये क्या कर रही हूँ, जैसे मेरे पास क्या एम्प्लॉय है, राइट? अब एम्प्लॉय जो है, अब मेरे पास एम्प्लॉय सेम तो नहीं है, मैंने बोला भाई उसमें मेरे कुछ टेस्टर होंगे, मेरे उसमें कुछ डेवलपर्स हैं, राइट? मेरे उसमें कुछ क्या है, मैनेजर्स है, ऐसी चीजें हो रही हैं। अब अगर मैं इनको एक ही उसके अंडर कर रही हूँ एम्प्लॉय, तो मैं क्यों करूँ, मैं इनको ब्रेक कर सकती हूँ ना, मैं इनको तोड़ सकती हूँ कि भाई ये डेवलपर है, ये टेस्टर है, मैं इनको ब्रेक कर सकती हूँ। तो कंपनी के एट्रीब्यूट्स कैसे बन जाएंगे, एम्प्लॉय की नेम पर और सैलरी पर। तो हमने क्या करा, हमने जो पर्टिकुलरली मेन एंटिटी थे हम उनको तोड़ रहे हैं, यही तो हमारा स्पेशलाइजेशन करता है, ब्रेक करता है। Will stay in the main employee entity, but the specific attributes will move to the specialization. For example, testing वाले टेस्टर में चले जाएंगे, डेवलपर स्टेक वाले डेवलपर में। जैसे अब हमारे डेटा में आपको ऐसे समझाती हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये हमारे एम्प्लॉय जो हमारी मेन एंटिटी थी, राइट? अब मैंने बोला इसको मैंने तोड़ दिया, किसमें तोड़ा, टेस्टर और डेवलपर में। मैं क्यों इसके अंदर मतलब डायरेक्ट डालू, मैं इसको तोड़ दे रही हूँ, टेस्टर और डेवलपर।
अब जो इसके अंदर होंगे डेवलपर्स के अंदर, वो डेवलपर्स, टेस्टर्स के अंदर जो होंगे वो, और एम्प्लॉय के अंदर आपने दो में उसको बांट दिया कि भैया यहाँ पे अब एम्प्लॉय की सैलरी होगी और एम्प्लॉय के नेम होंगे। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ पर्टिकुलरली एम्प्लॉय का वो क्या होगा, वो आप उसके अंदर जाके देख सकते हो। तो इसने क्या फॉलो करी, इसने फॉलो करी आपकी टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच इसने फॉलो करी। उल्टा हो रहा है, ये देख रहे हो, इसे उल्टा हो रहा है, उसमें स्पेशलाइजेशन, वो स्पेशलाइजेशन में ऐसे, जनरलाइजेशन में ये ऐसा था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया जनरलाइजेशन क्या है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड हमारा ये स्पेशलाइजेशन क्या, क्लियर हो रही होंगी चीजें, डाउट तो नहीं रह रहा होगा, है ना। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनहेरिटेंस इन ईआर मॉडलिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये उसी का पार्ट है, थोड़ा सा हमें इस पर भी ध्यान देना है। इनहेरिटेंस होता है क्या, इनहेरिटेंस मतलब अगर मैं बोलूँ कि आप कुछ प्रॉपर्टीज अपने पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, जैसे मैं अपने पेरेंट से ये चीज इनहेरिट करके आई हूँ, या फिर मेरे बाल मेरी मम्मी से मुझे मिले हैं, इनहेरिट हुए हैं, वो वाली चीज होती है इनहेरिटेंस। बट यहाँ पे देखते क्या है, inheritance is a very useful concept that comes into play when we deal with generalization and specialization in the ER model. Inheritance बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जब हम डील कर रहे होते हैं कैसे टॉपिक्स में, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जैसे टॉपिक्स जब हम ER मॉडल में पढ़ते हैं। Just like in object oriented programming, inheritance allow low level entities जिनको हम सब क्लास बोलते हैं to inherit properties and rules from high level entities super class। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो लोअर लेवल की होती है वो क्या करती है, प्रॉपर्टीज इनहेरिट करती है अपने ऊपर वाले से। मतलब अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी ना, ये मम्मी वाला वही है, बट अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में समझे तो क्या है, हम जैसे लो लेवल वाले, मैं अपने सीनियर से वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हूँ, वो वाली चीज है। ठीक है, बट ये दो तरीके के होते हैं, पहला हमारा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, दूसरा हमारा पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस है। अब एक एक करके देखते हैं होते क्या है ये। यस, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस क्या होता है। दिस मीन्स दैट सब एंटिटीज ऑटोमेटिकली गेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पेरेंट एंटिटी। मतलब जैसे ये हमारा पेरेंट है एंड ये उसके चाइल्ड है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, तो ये जो उनके सब एंटिटीज आप देख रहे हो, इनको ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं जो उनके पेरेंट के अंदर होती है। मतलब जो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं पेरेंट के अंदर, वो उनको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। तो ये कौन सी होती है जिनको ऑटोमेटिकली मिल जाए, दे आर एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। वो कौन से होते हैं, आपके एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस होते हैं। जैसे एग्जांपल्स है, लेट्स से वी हैव अ व्हीकल एंटिटी विद एन एट्रीब्यूट मॉडल। आपके पास एक व्हीकल एंटिटी है, ठीक है, उसका आपका मॉडल है, आपके पास उसकी व्हीकल एंटिटी विद एन एट्रीब्यूट। देखो व्हीकल आपके पास एक एंटिटी है, आपके पास एक एट्रीब्यूट है उसका मॉडल, ठीक है। नाउ वी क्रिएट अ कार एंटिटी एज अ स्पेशलाइजेशन ऑफ व्हीकल, देन कार विल एन आइटम मॉडल एट्रीब्यूट विदाउट नीडिंग टू डिफाइन इट अगेन। अगर अब मुझे कार एंटिटी बनानी होगी स्पेशलाइजेशन के थ्रू, मतलब मैंने अगर उसको स्पेशलाइजेशन के थ्रू बनाई तो वो ऑटोमेटिकली मॉडल वाली प्रॉपर्टी गेन कर लेगी, मुझे उसको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये कौन होते हैं, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस, जिन्हें हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ऑटोमेटिकली हमारा सारा काम कर देते हैं। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँ, कार के एक टाइप ही तो है व्हीकल का, तो वो उसके पास नेचुरली वो वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वो वाले एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे जो व्हीकल के पास होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। क्या होता है, दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस से। Here we talk about how participate rules in relationship are passed from higher level entity to specialized entities. हम यहाँ पे बात कर उधर क्या हो रही थी, जो आपकी पेरेंट प्रॉपर्टीज थी, उनके पास जो प्रॉपर्टीज थी वो इनहेरिट कर रहे थे, जो उनके बच्चे थे, मतलब सब एंटिटीज। यहाँ पे बात हो रही है जो आपकी हायर लेवल एंटिटी है, जो आपकी हायर लेवल एंटिटीज हैं, वो कैसे पास कर रही है अपनी जो स्पेशलाइज एंटिटीज को, कैसे वो पास कर रही है, कैसे वो प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करवा रही है। तो पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है वो ये देख रहे हो, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नाम क्या, पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस में बता रहा है पार्टिसिपेट कैसे कर रहे हो, राइट। तो यही हमें बताना चाह रही है कि जो हमारी एंटिटीज है, जो हाई लेवल एंटिटीज है, वो जो स्पेशलाइज एंटिटीज कैसे पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा दी हमें ऐसे समझनी है, एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज अ व्हीकल एंटिटी इज इन्वॉल्व्ड इन रिलेशनशिप विद अनदर एंटिटी, से अ साइकिल। आपके पास एक व्हीकल एंटिटी है जिसका एक साइकिल के साथ वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है एक रिलेशनशिप में। नाउ इवन इफ कार इज अ सब क्लास ऑफ व्हीकल, जैसे व्हीकल है ये, अगर व्हीकल की सब क्लास है आपकी कार, तो उसको ऑटोमेटिकली बिकम अ पार्ट, तो ये तो अपने आप ही पार्ट बन जाएगी अगर वो सब क्लास है। ठीक है, पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस मीन्स ओनली द पार्टिसिपेशन कांस्टेंट, लाइक टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन इनहेरिटेड, नॉट द एक्चुअल रिलेशनशिप।
अब मैंने प्रीवियस वीडियो में जिसने देखी होंगी ज्ञान मॉडल वाली, उनको क्लियर होगा, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था व्हाट इज पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड व्हाट इज टोटल। तो वही यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, सिंपल से वही वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो जिन जिन लोगों को पता होगा उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिनको नहीं तो दीदी क्या बात करी, ब्लैंक हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जैसे जो हमारी व्हीकल एंटिटी थी, हमारी कार, अगर उसके नीचे की सब एंटिटी होती तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बन जाती। तो हम उसको बोल देते आपका एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस हो बेटा आप। मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या हो, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। डोंट वरी, हम विजुअलाइज फॉर्म में भी देखेंगे, तो टेंशन मत लेना दीदी क्या चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेशन एट सिर्फ ये बताता है कि यहाँ पे डबल लग रहे हैं या सिंगल लग रहा है, कैसा पार्टिसिपेशन है सिर्फ। तो इफ व्हीकल मस्ट पार्टिसिपेट इन अ सर्टेन रिलेशनशिप, द कार एज इट सब क्लास मस्ट ऑल्सो फॉलो द रूल, बट इट डजंट इनहेरिट द एक्चुअल रिलेशनशिप अंटिल इट इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। जैसे अगर व्हीकल किसी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करेगा तो ऑफकोर्स कार भी करेगी, बट वो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकती जब तक कि वो बाहर डिफाइन नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट ये बता रहे हैं कि भैया आप कैसे हमारे साथ हो, ठीक है। मतलब अगर आप सब क्लास हो तो आप सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लोगे, अगर नहीं हो तो कितनी एक्सेस करोगे। पार्टिसिपेशन बता रहे हैं कि आपका पार्टिसिपेट कितना है, वो वाली चीज है। दीदी मजा नहीं आया, विजुअलाइज फॉर्म में देखा हो तो ये रही भाई विजुअलाइज। देखो अब व्हीकल हमारी मेन एंटिटी है, कार और बस उसकी सब एंटिटीज है। तो इसने उसके किसके थ्रू करी, अगर आप देखोगे तो इसने स्पेशलाइजेशन के थ्रू प्रॉपर्टीज असाइन करी है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के थ्रू करिए तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस हो जाएंगे। ये क्या है हमारे एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। ये कार का बम्पर, ये नंबर ऑफ सीट्स उसके पर्टिकुलरली हैं, प्रॉपर्टीज व्हीकल के मॉडल टायर, बट यहाँ पे उसने ऑल्सो साइकिल को भी करा है। ये जो ऑल्सो है ये बता रहा है कैसा पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट इनहेरिटेंस हो जाएगा ये। अब तो क्लियर हो रहा होगा। हाँ दीदी अब हमें अच्छे से क्लियर हो रहा है कि क्या बात आप कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि कैसे आपके एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस और पार्शियल पार्टिसिपेट इनहेरिटेंस काम कर रही है, कि पार्शियली कर रही है या टोटल कर रही है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, राइट, आइडिया लग रहा है। चलिए बढ़िया है, हमारे यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं, विच इज जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। दो प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, एम आई राइट? हाँ दीदी यस। ओके तो वीडियो तो लेंथी होगी, ठीक है, बोलते बोलते मुंह थक गया, कोई नहीं। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेशन इन ईआर मॉडल। ये उसका मिश्रण टाइप ही है, याद सा नहीं आ रहा, कोई नहीं, पढ़ते समय याद आ जाएगा। अभी आपको अच्छे से पता चल जाएगा क्या है एग्जैक्टली। In some situations, a simple ER diagram is not enough, especially when we need to show a relationship involving another relationship. कभी कभी ER diagram are not that much enough। जब आपको एक एंटिटी का रिलेशनशिप किसी और रिलेशनशिप के साथ सेट करना होता है तो वहाँ ER diagram काम नहीं आ पाता। कितनी एंटिटीज बनाओगे, कितने रिलेशनशिप बनाओगे, कि कितने डायमंड बॉक्स बनाओगे, क्योंकि डायमंड बॉक्स ही तो करते हैं, कितने बना दोगे, तो वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं आती। एंड दैट्स वेयर एग्रीगेशन कम्स इन हैंडी। एग्रीगेशन लाइक ए ट्रीटिंग अ रिलेशनशिप एज इट वर एन एंटिटी, ठीक है। एग्रीगेशन क्या करता है, रिलेशनशिप को एक ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि भैया आप क्या हो, एंटिटी हो, आप रिलेशनशिप नहीं हो, आप एंटिटी हो। कैसे, समझ नहीं आ रहा, अच्छे से बताओ। It allows us to group a relationship along with the entities it connect and use that group in another relationship. It is a type of form of restriction when used normal ER diagram falls short. क्या मेरे पास है? Yes, ये है, बट इससे पहले मैं वैसे समझाती हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास डेटा सेट्स बहुत बड़े होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल ER डायग्राम्स बन रहे होते हैं, मल्टीपल उनके अंदर रिलेशनशिप सेट बन रहे होते हैं, तो वो दैट मच इनफ नहीं होते कि वो अच्छे से बता पाए कि भैया अगर ये हमारी एक एंटिटी है और ये हमारी एक एंटिटी है तो आपस में रिलेशन कैसे बना रही है। लाइक जैसे एक ही एंटिटी है और एक ही एंटिटी आपस में कैसे रिलेशनशिप बन रहा है वो बता नहीं पाती, इतना आसान नहीं होता। तो उधर क्या आता है, उधर एग्रीगेशन काम आता है। एग्रीगेशन कैसे काम आता है, एग्रीगेशन आपकी जो रिलेशनशिप सेट है उसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करता है। अब इतनी सारी एंटिटी बन जाएंगी और इतने सारे रिलेशनशिप कैसे बनेंगे, तो कैसे काम आएगा। तो वो पर्टिकुलरली रिलेशनशिप को किसके तरह ट्रीट करता है, एंटिटी की तरह। वो ये क्या करता है, अलाउ टू ग्रुप अ रिलेशनशिप अलॉन्ग विद द एंटिटीज इट कनेक्ट। आपकी जैसे कि एंटिटी है, एंटिटी से कनेक्ट होकर एक रिलेशनशिप बनता है, फिर एक एंटिटी बनती है, राइट। जैसे मैं बोलना चाह रही हूँ, एक एंटिटी ये होती है, ये एक रिलेशनशिप होता है कि एंटिटी बनती है, राइट।
तो इसने क्या किया, रिलेशनशिप को एंटिटी समझ लिया। क्या करता है, बहुत सारे रिलेशनशिप को ग्रुप कर देता है और उनको एंटिटीज से कनेक्ट कर देता है और फिर बाद में चल के वो ग्रुप करता है। मतलब अगर दीदी इजी लैंग्वेज इन इजी लैंग्वेज इफ आई से एग्रीगेशन क्या कर रहा है, जो आपकी रिलेशनशिप उसको एंटिटी की तरह मान रहा है, उसको ग्रुप कर रहा है, फिर वो दूसरे एंटिटीज में जाके लगा रहा है और उनके साथ ग्रुप कर रहा है। मतलब एंटिटीज को साथ में ग्रुप कर रहे हैं। इसको उसने क्या मान लिया, भैया तुम चुप रहो, तुम क्या हो, तुम मेरे एंटिटी हो। और रिलेशनशिप को भी एंटिटी मान के अपने साथ जोड़ लिया, फिर उसके साथ जुड़कर फिर इसको जोड़ रहा है। रिलेशनशिप वाला फंडा क्लियर नहीं करा उसने, बोलना बाय बाय खत्म, नाउ टाटा। अब हमें सबसे पहली बात दीदी एग्रीगेशन का थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, इतने अच्छे से नहीं लग रहा बट थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। ठीक है यार, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। अभी हम और अच्छे से लगवा देंगे। अब पहले हम बात कर ले कि भैया हमें एग्रीगेशन की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीड एग्रीगेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप सपोज एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट, एक एम्प्लॉय है वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं एंड दैट रिलेशनशिप इज शोन बाय वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। उसका रिलेशनशिप कैसे शो करो, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। मतलब जैसे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय एक एंटिटी बना दी उसने एक प्रोजेक्ट एक एंटिटी बना दी फॉर एग्जाम्पल, और उसका रिलेशनशिप कैसे शो करा जा रहा है, उसका रिलेशनशिप को शो करा जा रहा है वर्क्स फॉर के नाम से। ठीक है ना, इमेजिन दैट दिस वर्क आल्सो रिक्वायर्स अ मशीनरी। अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरी पेन ले रही हूँ और इसको पहले डिलीट कर दूँ वरना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी आपको। ठीक है, हाँ, तो उसने क्या करा, उसको ये जो वर्क्स फॉर उसको भी एक मशीनरी की जरूरत है। सो वी नाउ वी नीड अ रिलेशनशिप दैट कॉल इट्स रिक्वायर बिटवीन द वर्क फॉर रिलेशनशिप एंड द मशीनरी। तो उसने क्या करा, एक और हमारे पास एक एंटिटी बनी मशीनरी। ठीक है, अब क्या हुआ, मशीनरी तो बनी, अब इसको इससे कनेक्ट करने के लिए उसने क्या, एक और उसको रिलेशनशिप की जरूरत पड़ी। रिलेशनशिप की बट यार डायग्राम डोंट अलाउ रिलेशनशिप टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अनदर रिलेशनशिप। सो व्हाट वी डू नाउ, आपका ये रिलेशनशिप है, एक एम्प्लॉय था, एक प्रोजेक्ट एंटिटी थी, रिलेशनशिप बताया वर्क्स फॉर, बट मशीनरी भी एक और आपका रिलेशनशिप है। बट अब हम चाहते हैं वर्क्स फॉर को मशीनरी के साथ कनेक्ट कर दें, बट ईआर डायग्राम में ऐसी चीज अलाउड नहीं है। ईआर डायग्राम बोलता है कि कोई भी रिलेशनशिप किसी से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये होता है। तो हम क्या करेंगे, वर्क्स फॉर रिलेशनशिप अलॉन्ग विद टू एंटिटी, जो एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम इनटू अ हायर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। फिर हम उसको एक प्रॉपर, मतलब जो ये हमारा वर्क्स फॉर जो एम्प्लॉयर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है, मैं उसको एक एंटिटी मानूंगी अब, क्योंकि भाई एंटिटी तो रिलेशनशिप से जुड़ सकती है, रिलेशनशिप भी तो नहीं जुड़ सकता। मैं इसको एक बड़ी हायर एंटिटी मान के ट्रीट करूंगी। ये कौन करता है, एग्रीगेशन काम करता है। देखो दीदी समझ जैसा नहीं आ रहा, लेजर पॉइंटर से थ्रू समझाती हूँ। एक हमारे पास एम्प्लॉय था, एक हमारे पास प्रोजेक्ट था। ठीक है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बन रहा है वर्क्स फॉर का। अब एक और रिलेशनशिप मशीनरी का, वो चाहते हैं वर्क्स फॉर से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। कि दो एआर डायग्राम में क्या होता है कि आपके दो रिलेशनशिप एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, ये कंडीशन होती है। तो अब क्या किया जाए, अब एग्रीगेशन यहाँ पे फंडा काम आता है। एग्रीगेशन ने क्या करा, एम्प्लॉय और जो प्रोजेक्ट वाली चीज थी उसको एक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, हायर लेवल एंटिटी मान दी। अब इसको आपको क्या करेगा, मशीनरी के साथ जोड़ेगा, क्योंकि एक एंटिटी तो जुड़ सकती है ना रिलेशनशिप में, तो अब वो वाली चीज करेगा। ये इसने लिखा है, now we treat this whole group as a single entity and then we can easily create a required relationship between its aggregate unit and the machine unit। अब हम इसके आसानी से एक रिलेशनशिप बना सकते हैं जिसको हम नाम क्या दे देंगे, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। आया समझ? चलो एक बार विजुअल उसके फॉर्म में बताती हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे हमारे पास ये एम्प्लॉय है, ये प्रोजेक्ट है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है वर्क्स फॉर, बट एक और है आपके पास एंटिटी मशीनरी, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए उसने एक रिलेशन मशीनरी ये रिक्वायर बनाने के लिए, क्योंकि एक रिलेशनशिप ये है और एक रिलेशनशिप आपस में डायरेक्टली तो कनेक्ट हो नहीं सकते, तो कनेक्ट करने के लिए उसने इसको एक पूरे को क्या मान लिया, एंटिटी मान लिया। एंटिटी कैसी, हायर लेवल एंटिटी मान लिया, हायर लेवल एंटिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेशन बोलते हैं। यही हमारा क्या है पॉइंट, यहीं पर हमारा आता है एग्रीगेशन। आई होप क्लियर हो रहा होगा दीदी, इतना भी टफ नहीं है, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में बताया है। आई होप इतना भी टफ आपको नहीं लग रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 मेजर एडवांस डीआर कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, विच इज जनरलाइजेशन, कि जनरलाइजेशन क्या होता है, विच इज एग्रीगेशन कि भैया हमारा एग्रीगेशन क्या है, एंड स्पेशलाइजेशन कि भैया हमारा स्पेशलाइजेशन क्या है। काफी अच्छे से हमने ये तीनों टॉपिक्स कवर कर लिया। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब चीजें क्लियर हो गई होंगी।
रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। Right? Now we are moving to the next topic, which is reduction of ER diagrams into a tables in DBMS. क्यों भाई, ये हमारे क्या है, ER diagram है। अब मैं इस ER diagram को कन्वर्ट करना चाहती हूँ अपनी टेबल्स में। क्यों कन्वर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप जब भी डेटा स्टोर करोगे ना अपने SQL में, तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स करते हो। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा, वो आपकी जो यूनिट आएगी वो RDBMS है। यही आपका टॉपिक है जहाँ पे आप टेबल्स के बारे में बात करोगे। तो हमने पहले यूनिट अब हमारी एंड होने पे आ रही, तो हमने देख लिया कि हम ER डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब हम उस ER डायग्राम को टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि हम अपने डेटा को स्टोर करा पाए। अब डेटा को कैसे, ER डायग्राम को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। तो अब यही देखेंगे कि हम कैसे रिडक्शन करेंगे अपने ER डायग्राम का टेबल्स में। ठीक है, when we design a database, जब हम कोई डेटाबेस डिजाइन करते हैं, we often start by drawing ER diagram to represent entities, attributes and relationship। तो हम जब भी कोई भी अपना डेटाबेस स्टार्ट करते हैं, डिजाइन करते हैं, तो हम उसको कैसे शुरू करते हैं, बाई ड्राइंग द ER डायग्राम। हम उसमें ER डायग्राम बनाते हैं जो हमें क्या बताता है, जो हमें एंटिटीज बताता है, राइट, रिलेशनशिप्स बताता है, एट्रीब्यूट्स बताता है, जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस आसानी से डिजाइन कर पाते हैं, राइट। But to actually create the database, we need to convert those ER diagrams into a tables. This is process called the reduction of ER diagram. But actually में अगर हमें ER diagram अपने अगर database को store करना है, तो हमें उस ER diagram को किस में convert करना पड़ेगा, tables में convert करना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, reduction of ER diagram। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें तो भैया डेटा कैसे स्टोर करवाना है, टेबल्स के फॉर्म में करवाना है, तो हमें तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि हम एक ER डायग्राम को कैसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ के टेबल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स ब्रेक डाउन हाउ दिस इज डन बाय स्टेप बाय स्टेप। सबसे फर्स्ट, रिड्यूसिंग एंटिटी सेट्स टू टेबल। हम एंटिटी सेट्स को टेबल्स में कन्वर्ट करते कैसे, ईच एंटिटी सेट बिकम अ सेपरेट टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस। हर एक जो एंटिटी होगी ना, हर एक सिंगल एंटिटी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो, वीक एंटिटी हो, एक एक रिलेशनशिप भी बता रही होगी, उसकी क्या बनेगी, सबसे बड़ी बात, सेपरेट टेबल बनेगी। याद रख लो, हर एक एंटिटी की क्या है, एक अलग टेबल है, किसी की मिश्रण नहीं है, सबके अपना अलग अलग रूम है, सब अपने अलग अलग रूम में सोएंगे। ठीक है, अब हमें पता है दो तरीके की एंटिटी होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या करती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, बिकम्स अ टेबल विद ऑल इट्स एट्रीब्यूट्स, द प्राइमरी की ऑफ द एंटिटी बिकम द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। जैसे जो टेबल है, हर टेबल में मैंने बताया था प्राइमरी की होती है, तो जो प्राइमरी की होगी उस एंटिटी की, वो तो सेम ही रहेगी, प्राइमरी की बनेगी। और जितने भी आपके उस टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या आ जाएंगे, आपके टेबल में आ जाएंगे। जैसे अगर आपके यहाँ पे नेम दे रखा है, वो दे रखा है, तो यहाँ पे आपके क्या बन जाएगा, नेम बन जाएगा, ऐसे आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि एंटिटी आपकी देखिए, स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, एज, तो टेबल क्या बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ, वेट, फर्स्ट लेट मी इरेज दिस, फिर मैं बना के आराम से दिखाती हूँ। जैसे आपकी एक एंटिटी है, आपकी एंटिटी है स्टूडेंट, राइट, आपकी एंटिटी स्टूडेंट है, उसके एट्रीब्यूट्स है रोल नंबर, नेम, एज। अब हमें पता है कि रोल नंबर इज अवर प्राइमरी की। अब ये टेबल में कैसे दिखेगी, टेबल बनेगी आपकी स्टूडेंट नेम की। अब आपके इधर रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे की, ये एक्स्ट्रा कॉलम बन गया, रोल नंबर आपकी प्राइमरी की, और ये टेबल क्या हो जाएगी, स्टूडेंट की टेबल हो जाएगी। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, अगर मैं दूसरी पेन के साथ बोलूँ, कि जो मेरी एंटिटी की ये जो मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे, वो मेरे कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी में। वीक एंटिटी क्या है, वीक एंटिटी की भी टेबल होती है, बट इट डजंट हैव प्राइमरी की, उसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड होती है, बट इसकी भी टेबल बनती है। इट टेक्स द प्राइमरी की ऑफ द रिलेटिव स्ट्रॉन्ग एंटिटी, फॉरेन की, एंड एडिट्स टू दी कंपोजिट प्राइमरी की। ये क्या करती है, टेबल तो बनाती है, प्राइमरी की नहीं होती, तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी से प्राइमरी की लेती है, बट अपने एट्रीब्यूट्स भी इंक्लूड करती है। जैसे आपके पास वीक एंटिटी है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एंटिटी है। अब डिपेंडेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास नेम और एज।
अब आपको पता है एज हमारी यहाँ पे क्या है, वीक एंटिटी है जो कि रिलेटेड है आपकी एम्प्लॉय वाली से, ठीक है, एम्प्लॉय वाली से, और एम्प्लॉय का भी खुद का है विच इज एम्प्लॉय आईडी, तो उसकी खुद की भी है एम्प्लॉय आईडी। अब टेबल कैसे बनेगी, टेबल हमारी बनेगी डिपेंडेंट के नाम से, क्यों, क्योंकि हम उसकी खुद की बना रहे हैं टेबल, तो वीक एंटिटी की नाम हमारा क्या आएगा, डिपेंडेंट, बट उसके क्या होंगे, एम्प्लॉय आईडी ली जाएगी। क्यों, हम क्यों ले रहे हैं एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे पहले हम एम्प्लॉय आईडी, नेम होगा, एज होगा, बट एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की के जैसे काम करेगी। क्यों, अंतर समझो अब तुम, जहाँ पे हमारी जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी, हमने एंटिटी दी थी रोल नंबर, नेम, एज, हमें पता था रोल नंबर प्राइमरी की, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, हमने स्टूडेंट टेबल बनाई और सारी लिख दी, हमने बोला रोल नंबर प्राइमरी की है। बट हमें पता है कि वीक एंटिटी की खुद की प्राइमरी की नहीं होती, तो उसकी वीक एंटिटी डिपेंडेंट जो उसके एट्रीब्यूट्स थे, वो एम्प्लॉय ऑलरेडी उससे कनेक्टेड थी, तो उसने क्या करा, जो एम्प्लॉय की थी प्राइमरी की, क्या थी, एम्प्लॉय आईडी, उसको एज अ प्राइमरी की इंक्लूड किया, बट अपने भी अपने साथ के साथ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करे। ठीक है, समझ आ गया होगा, इतना टफ नहीं है कि क्या कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने टेबल्स बना ली, कैसे काम करती है हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जो होती है। अब हमारे जो ईआर डायग्राम्स उसमें तो एंटिटीज होती थी ना, तो हमने एंटिटीज को कैसे टेबल में तोड़ना है हमने ये देख लिया। अब हम एट्रीब्यूट्स को कैसे डिड्यूस करेंगे, एट्रीब्यूट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनको सबको थोड़ा ले लेंगे, सारे थोड़ा कॉलम्स बना लेंगे, कैसे रिड्यूस करेंगे वो देखेंगे। सिंपल एट्रीब्यूट जो होते हैं डायरेक्टली बिकम कॉलम्स इन द टेबल, जैसे सिंपल है, जैसे नेम सिंपल है, एज सिंपल है, रोल नंबर सिंपल है, तो डायरेक्टली आपके कॉलम्स बन जाएंगे, इनको कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। जो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंपोजिट कैसे होते हैं, जो याद है मैंने एड्रेस का बताया था, जैसे एक हमारा एड्रेस होता है, तो एड्रेस के क्या होता है, एड्रेस में आपका स्टेट भी आएगा, सिटी भी आएगी, मतलब समझ लो ना, हर एक जो कंपोजिट बड़ा होता है उनको हम इंडिविजुअल सिंपल एट्रीब्यूट्स में तोड़ेंगे। मतलब जैसे एड्रेस की स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीट आपका एक पिन कोड मतलब स्ट्रीट आपका एक एट्रीब्यूट बनेगा, सिटी आपका एक, अंदर अंदर लिख रहे होते थे ना, जैसे पिन कोड है, सिटी है। अब मैं इसको दूसरे पेन से बताती हूँ। हाँ, तो पिन कोड आपका एक एट्रीब्यूट बनेगा, सिटी आपकी एक बनेगी, स्ट्रीट आपका एक आपका एट्रीब्यूट बनेगा, है ना। डेराइव्ड एट्रीब्यूट जो किसी से डेराइव हुए हो, जैसे एज किसी आपकी डेट ऑफ बर्थ से डेराइव हुई है, वैसे दे आर नॉट स्टोर्ड इन द टेबल डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इनको टेबल में स्टोर नहीं करते, कैलकुलेट हो जाती है, जैसे मैंने बताया ना, डेट ऑफ बर्थ, एज। अब ये देखो, इन्हीं उन लोगों के लिए फायदा है जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर वाला जो हमारा लेक्चर था, आई थिंक इट्स डिवाइडेड इनटू 2 लेक्चर्स, अगर उन्होंने देखा होगा तो काफ़ी अच्छे हद तक उनको फ़ायदा नज़र आ रहा होगा, चीज़ें उन्हें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, उन लोगों के लिए फ़ायदा है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ पहले तो जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो, मतलब चीज़ समझ नहीं आएगी। तो हमने क्या करा, हमारे पास एंटिटीज थी, हमने उनकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की अलग टेबल बनाई, पहले वीक एंटिटी की अलग टेबल बनाई, फिर हमने जो सारे उसमें एट्रीब्यूट्स लिख लिए थे, बट हम सारे नहीं लिख सकते, हमें रिड्यूस करने होंगे। जो सिंपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर, उनको कुछ छेड़खानी नहीं करी, नॉट एज, जैसे नेम रोल नंबर हो गया, उनको छेड़खानी नहीं करी, हमने उनको एज इट इज लिखा रह दिया। जो हमारे कंपोसाइट थे, जैसे कंपोसाइट में एड्रेस के अंदर जो आती हैं डिटेल्स, हमने उनको इंडिविजुअली एक एट्रीब्यूट माना, ठीक है। और जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो सकते थे, हमने उनको डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करा, क्यों, क्योंकि वो किसी से भी डिराइव हो जाएंगे, तो इसलिए नहीं करा। अब 3 चीजें होती थी जब हम ईआर डायग्राम बनाते थे, तो एंटिटी होती थी, याद करो, एक हमारी एंटिटी होती थी, है ना, एक हमारे एट्रीब्यूट्स होते थे, और एक हमारा बड़ा प्यारा सा चीज होती थी विच इज रिलेशनशिप्स, राइट। एंटिटीज को तो देख लिया कैसे हैंड ओवर करना है, कैसे टेबल्स बनानी है, एट्रीब्यूट्स का भी देख लिया हमें कैसे करना है, बात आती है कि भैया रिलेशनशिप का कैसे करना है, वो भी देखो। अब रिलेशनशिप भी कई तरीके के होते थे, अगर याद हो, 1 to 1 होता था, 1 to many होता था, many to 1 होता था, और many to many होता था। अब इसको कैसे हैंड ओवर करना है चारों को, अब समझो। जो 1 to 1 होते थे, यू कैन एड द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल एज अ फॉरेन की इन द अदर, प्रेफर पुटिंग इट इन द एंटिटी विद टोटल पार्टिसिपेशन। जैसे देखो, एम्प्लॉय आपकी है, एक एंटिटी है आपकी एम्प्लॉय, यहाँ पे फॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट आया जो हमने पढ़ा था, एम्प्लॉय है, इसके आपके टाइटल्स मतलब एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, आपके एक एम्प्लॉय आईडी है, एक आपकी हो गई नेम। सेम आपकी एक और एंटिटी है विच इज पासपोर्ट, ठीक है, एक और इसकी एंटिटी मतलब वो हो गए एट्रीब्यूट्स, पासपोर्ट आईडी और एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ देखोगे एम्प्लॉय आईडी सेम है, जो एम्प्लॉय आईडी वो कैसे काम कर रही होगी, फॉरेन की, क्योंकि इसने क्या करा, इसको पॉइंट आउट करा, तो ये क्या बन गई हमारी, फॉरेन की बन गई। याद है रेफरेंसिंग की, रेफरेंस टेबल वही वाला किस्सा है। तो ये बोल रही है आपसे 1 to 1 में क्या होगा, जब आप ऐड कर दोगे एक प्राइमरी की
टेबल की, दूसरी एज अ फॉरेन की, मतलब इसकी जो प्राइमरी की थी आपने उसको कैसे बना दिया, फॉरेन की बना दिया। आप इसको ऐसे हैंड ओवर करोगे। वन टू मैनी का क्या होता है, एट द प्राइमरी की ऑफ द वन साइड इज अ फॉरेन की इन द मैनी साइड। उसमें क्या होता है, एक का कर रहे थे, यहाँ पे आप डबल कर दोगे। जैसे डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट नेम था, एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट, बट उन्होंने डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बना दिया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हट गया। उन्होंने मतलब उन्होंने क्या करा, वन टू वन को किससे कनेक्ट कर दिया, मैनी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आपका काम करता है वन टू मैनी। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या करता है, इट्स या नहीं बट चलो एनी है, ठीक है। Creates a new table for the relationship. This table include foreign keys referencing the primary key of both participating entities. Also include any attributes of the relationship. इसमें क्या होती है, एक नई टेबल बनती है रिलेशनशिप की, जैसे आप जो फॉरेन की कर रहे थे और जो फॉरेन की बना रहा था, वो दोनों एट्रीब्यूट्स आपके इधर प्लेस्ड होते हैं, और जो भी एट्रीब्यूट्स रह जाते हैं उस रिलेशनशिप के वो भी सब प्लेस्ड होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हमारा स्टूडेंट था जिसकी स्टूडेंट आईडी थी, कोर्स था कोर्स आईडी थी, तो नई टेबल बनेगी जिसमें सब होंगे, स्टूडेंट आईडी भी होगा, कोर्स आईडी भी होगा, और जो रिलेशनशिप बता रहा था क्या रहे हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी एनरोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक न्यू टेबल बनती है जब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आता है, याद रखो। अब फोर्थ जो स्टेप आता है वो आता है रिड्यूस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जैसे हमारे फोन नंबर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल, हमारे पास फोन नंबर्स होते तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। इफ एन एट्रीब्यूट हैज मल्टीपल वैल्यू वी कैन क्रिएट अ सेपरेट टेबल। उसके लिए अलग टेबल बनेगी जिसमें क्या कंटेन होगा, अ फॉरेन की फ्रॉम द ओरिजिनल एंटिटी एंड द मल्टी वैल्यू। हमारी क्या होगी, फॉरेन की आपको पता है कैसे निकालनी आती है, और आपका क्या होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी वहां प्रेजेंट होगा। तो समझ में आ रही होंगी क्या बात हो रही है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी नेम, फोन नंबर्स मल्टीपल फोन, स्टूडेंट आईडी फोन, क्यों मैंने बताया था ना फोन नंबर्स मल्टीपल होते हैं, तो इसलिए हमारी उसकी अलग बनी, बट यहाँ से हमने उसकी प्राइमरी की फॉरेन की उठा ली, स्टूडेंट आईडी और फोन। तो ये टेबल हमारी बन गई एक फोन नंबर के नेम से, जिसमें हमारे दो कॉलम्स आ जाएंगे, स्टूडेंट आईडी एंड फोन, ठीक है। अब रिड्यूस करेंगे, जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। क्रिएट करेंगे सेपरेट टेबल हर एक एंटिटी की, वन फॉर सुपर क्लास एंड वन फॉर ईच सब क्लास। मतलब सुपर क्लास टॉप वाली बोलते हैं, उस नीचे वाली सब क्लास बोलते हैं। तो हर एक किसी के लिए हम एक अलग अलग टेबल बनाएंगे, राइट। द सब क्लास टेस्ट टेबल इंक्लूड फॉरेन की रेफरेंसिंग। जो हमारी सब क्लास जो होगी नीचे वाली, वो क्या कंटेन कर रही होगी, फॉरेन की कर रही होगी कंटेन अपनी अपर क्लास से। जैसे एक हमारे पर्सन की है, एक स्टूडेंट की है, हमने एक बनाई एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, जो हमारी पर्सन की आईडी वो तो आएगी, बट सैलरी आएगी। मतलब ये समझ लो आपके कि सुपर है, ये सब है। तो जो सब क्लास में फॉरेन की होगी, जो ऊपर सारी है, वो भी उसमें अलग बनाओगे, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या बोलते हैं, सबको एक ही में कंबाइन कर दो, सारे सब क्लास सब कुछ एक ही में कंबाइन कर दो, बड़ी सी टेबल बना दो। पेरेंट चिल्ड्रन की सबकी एक, ये नहीं कि पेरेंट्स अलग बना रहे चिल्ड्रन अलग बना, मत बनाओ। एक काम करो, बड़ी सी टेबल लो, सबको एक ही में डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, रिड्यूस्ड एग्रीगेशन। व्हेन अ रिलेशनशिप पार्टिसिपेट इन अनदर रिलेशनशिप, फर्स्ट रिड्यूस द बेसिक रिलेशनशिप टू अ टेबल, देन यूज द टेबल एज एन एंटिटी एंड रिड्यूस द नेक्स्ट रिलेशनशिप। जैसे हमारा एक रिलेशनशिप अगर दूसरे रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करे, तो हमें क्या करना है, जो हमारा बेस है रिलेशनशिप का, पहले उसको रिड्यूस करो, फिर उसकी हेल्प से आप दूसरे रिलेशनशिप को रिड्यूस करोगे। क्योंकि आप किसी और के थ्रू ही तो बना रहे थे रिलेशनशिप, तो पहले उसको करो फिर किसी दूसरे को करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी कि चीजें कैसे काम करती, इतनी टफ नहीं है। हो सकता है थ्योरेटिकल अभी आपको लग रहा हो, बट कोई नहीं, जब आप इसको प्रैक्टिकली अभी आप देखोगे ना, जब हम लास्ट में एक और वीडियो के बाद अपनी Q&A वाली करेंगे वीडियो, तो उसमें बहुत अच्छी सी चीजें क्लियर होगी। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़े। लेट मी समराइज। आज हमने पढ़ा अपना जनरलाइजेशन क्या होता है, जो हमारे एडवांस्ड ER टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स में आते हैं। हमने फिर पढ़ा कि भैया हमारा एग्रीगेशन क्या होता है। देन वी विल स्टडी कि हमारा सेपरेशन क्या हो, इट्स सेपरेशन जो भी था, सेपरेशन और डिसएग्रीगेशन, आई डोंट नो, ठीक है, वो क्या होता है। एंड देन फिर हमने देखा कि हम रिड्यूस्ड कैसे करेंगे अपने ER जो हमारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, ER के कॉन्सेप्ट्स, या जो मैं बोलूँ आपके जो डायग्राम बन रहे हैं, किसमें,
इनटू अ टेबल। टेबल में आप उसको कैसे रिड्यूस करोगे, हमने वो देखा बहुत सारे काफ़ी स्टेप्स के भैया एंटिटीज़ की अलग टेबल बना लो, है ना। अगर सिंपल एट्रीब्यूट है छोड़ दो, कंपोजिट है तो उनको अलग अलग बनाओ, मल्टी वैल्यू डिराइव्ड हो रहे तो उनको भी छोड़ दो, फिर मैनी टू रिलेशनशिप्स वाले का अलग करो, फिर सेग्रीगेशन और आपका यस इट्स सेग्रीगेशन, ठीक है। जो आपके सेग्रीगेशन जो हो रहे हैं और जो आपकी जर्नलाइजेशन है उसको अलग करो और एग्रीगेशन को लास्ट में कर दो। तो दीज आर द स्टेप्स जो हमें होने चाहिए थे। हम जो हमारी लास्ट वीडियो होगी विच इज़ अवर 12th वीडियो ऑफ द यूनिट 1, उसमें हमारे बच्चे को जो 2 टॉपिक्स हैं हम वो भी कवर अप करेंगे। देन हमारी जो 2 वीडियोस उसके बाद भी आएंगे, लेक्चर 13 एंड लेक्चर 14 यू कैन से इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर PYQs। यस, in these 2 videos we are going to solve a lot of PYQs, और मे बी अगर 1 वीडियो में कवर हो गया तो ठीक है, बट मैक्सिमम आपकी 2 वीडियोज होंगी जो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेंगे। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट। आई होप आपको लेक्चर अच्छे लग रही होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बट अगर कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आराम से पूछो, बट मेक श्योर अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखो बिफोर दैट आप प्लीज़ जाके प्रीवियस लेक्चर देख लो, क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आएंगी। हर एक चीज़ें आपकी प्रीवियसली वीडियो से जुड़ी हुई, जैसे आज भी आपने देखा कि कैसे हमारी बाकी के सारे टॉपिक्स कैसे हमारे प्रीवियस वीडियो से जुड़े हुए थे। तो मेक श्योर कि प्लीज़ आप जाके पहले प्रीवियस वीडियो देख लो। तो चलिए आज के लेक्चर में यहीं पे खत्म करते हैं, इट्स क्वाइट लेंथी। मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर में जिसमें हम बाकी का कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।